हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल यानी रीतिकाल और रीतिकाल के अतिरिक्त नाम श्रृंगार काल, उत्तर अलंकार काल, कला काल इत्यादि अन्य नाम जिनसे उत्तर मध्यकाल को जाना जाता है के विषय में चर्चा की। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः आज हम रीतिकाल की परिस्थितियों के विषय में बात करेंगे, जानेंगे। और ये निश्चित है बच्चों कि सबसे पहले हमें अपने साहित्य के इतिहास के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्रमशः एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए ही आगे के सोपानों को पार किया जाए तो ज़्यादा उचित होता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज हम रीतिकाल की परिस्थितियाँ यानी उस समय की जो परिस्थिति थी, जो वातावरण था, उसके अनुसार ही तो साहित्य रचना की जाएगी या की गई होगी। अब वो कैसी थी, क्या था, इस विषय की जानकारी आज मैं तुम्हें दूंगी। तो साहित्य जो है युग का प्रतिबिंब होता है। जैसा युग होता है वैसा ही साहित्य सामने आता है। जिस प्रकार कोई रचनाकार अपनी विचारधारा को अपेक्षित नहीं कर सकता, वैसे ही युगीन परिवेश को उपेक्षित करके साहित्य साधना के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः युगीन वातावरण एक पक्षीय न होकर बहुपक्षीय होता है। उसके निर्माण में अपने समय की राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, सांस्कृतिक कला मूल्यों का विशेष योग रहता है। साहित्य के अध्ययन में भी इन अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः ये निश्चित है, कल भी जैसा हमने आपको बताया कि संवत 1700 से 1900 तक का 2 शताब्दियों का जो समय था वो हिंदी साहित्य में रीतिकाल कहलाया। इस काल में हिंदी काव्य के विकास क्रम में तीसरा परिवर्तन हुआ। वीरगाथा काल से ही उसमें श्रृंगार आदि विषयक ऐसी प्रवृत्तियाँ दबी चली आ रही थीं जो इस काल में अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर सहसा अचानक प्रकट हो उठी। तो सबसे पहले हम जो है राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। रीतिकाल के प्रारंभ और भक्ति काल के अंत तक मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। अकबर ने सहिष्णुता की नीति से जिस साम्राज्य का निर्माण किया, वह साम्राज्य शाहजहाँ के समय तक कलागत उदारता और विलासिता आदि में चरम सीमा तक पहुंच चुका था। दिल्ली का शासक अत्यधिक सम्मान मिलने के कारण दिल्लीश्वर ही नहीं था, वरन अपने आप को जगदीश्वर बना बैठा। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में उसमें 22 सूबे थे जिनकी आमदनी 880 करोड़ दाम
अथवा 22 करोड़ रुपया थी। देश में अखंड शांति थी, खजाना मालामाल था। देश में शांति भी तथा राजाओं का राजकोष पूरी तरह संपूर्ण था, भरा पूरा था। मुगल शासकों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई। ताजमहल, मजदूर सिंहासन को जो निर्माण कराया वह तत्कालीन मुगल वैभव को अपने आप प्रकट कर रहा था। अब आगे सन 1715 में जब शाहजहां बीमार हो गया, देश में अफवाह उड़ गई कि सम्राट की मृत्यु हो गई। सम्राट के पुत्रों में सिंहासन के लिए लड़ाई होने लगी, किंतु शाहजहां को अपदस्थ कर और अपने भाइयों की हत्या करके औरंगजेब रक्त रंजित सिंहासन पर 1715 ईस्वी में विराजमान हो गया। तब अचानक उस शांति व्यवस्था की नींव हिलने लगी। औरंगजेब का शासन संवत 1764 तक रहा और औरंगजेब की कूटनीतिक चालबाजियाँ, क्रूर व्यवहार तथा अहंकारी प्रवृत्ति राजपूत उनसे अलग हो गए। जब उसने दारा शिकोह की हत्या की तो जागीरदारों और राजाओं और हिंदुओं द्वारा धार्मिक उपद्रवों का प्रारंभ होने लगा। वह कभी उत्तर भारत के दंगे शांत करने का प्रयत्न करता और खींचकर मनमाने धार्मिक अत्याचार करता था। कभी अपनी विशाल वाहिनी को लेकर मराठों को कुचलने के लिए दक्षिण की यात्रा करता था। सन 1737 में नादिर शाह के आक्रमण से मुगल शासक की जो अवशेष शक्ति थी उसको भी आघात पहुंचा और इस प्रकार जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था उन क्षेत्रों में स्थिति अच्छी नहीं थी। अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड में भी स्थिति बदतर थी। राजस्थान में विलास प्रवृत्ति तथा बहुपत्नी प्रथा काफ़ी बढ़ गई थी। उन्हें अपने महलों से निकल समाज और जीवन को देखने की फुर्सत ही नहीं थी तथा राजपूत लोग विविध कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक फूट के शिकार होकर इतने कमज़ोर हो गए थे कि अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं बची। इसलिए जब मुगल साम्राज्य के पैर लड़खड़ाए तब भी हिंदू राजाओं में एक झंडे के नीचे एकत्र होकर सत्ता संगठन की कामना उदय नहीं हुई। विलास और इंद्रिय लोलुपता उनकी नस नस में समा गई, जिसके कारण वे युद्धों से दूर रहना चाहते थे। शिवाजी, छत्रसाल आदि को छोड़ सभी राजाओं में इस मनोवृत्ति का विकास हो रहा था। अब इस प्रकार का वातावरण जब समाज में था तो
निश्चित ही हमारी जो राजनीतिक जो हमारी परिस्थिति है वो डगमगाने लगेगी। और इस राजनीतिक परिस्थिति के डगमगाने के कारण नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के भयंकर आक्रमण एवं नृशंस अत्याचार दिल्ली पर हुए और उस समय भी उन राजाओं की तंद्रा ना टूटी और वे निश्चिंत होकर आनंद ले रहे थे। मुगल साम्राज्य के पतन काल में होने वाले उपद्रवों आक्रमणों से केंद्रीय सत्ता को आघात पहुंचता था तथा जनता बहुत अधिक पीड़ित हो गई। अब हमारे कवियों ने इस राजनीतिक परिस्थिति का अपने काव्य में पूर्ण रूप से चित्रण किया, वर्णन किया। रीतिकालीन सारी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति उनके काव्य में दिखाई दी। मैं छोटा सा उदाहरण पद्माकर का आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गुलगुली गिल है, गलीचा है, गुड़ीजन है, चांदनी है, चिराग की माला है, कहे पद्माकर त्यों गजक गिजा है, सजी सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है, शिशिर के पाला को ना व्यापत कसाला तिने, जिनके अधीन ऐसे उदित मसाला है, तान तुक ताला है, विनोद का रसाला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाला है, चित्रशाला है। ये राजाओं की स्थिति थी और इस राजनीतिक स्थिति का कवियों ने अपने साहित्यिक रचना में, अपने काव्य में पूर्ण रूपेण चित्रण किया। अब आगे हम सामाजिक परिस्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत राजभवनों में अबाध गति से बहने वाली विलास सरिता में निश्चिंतता से डूबकर तरने की आकांक्षा तत्कालीन राजा गण, उस समय के जितने भी राजा थे वे सब सामाजिक जीवन की समस्याओं में जी रहे थे, समझने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम किन समस्याओं से गुजर रहे हैं या ये समस्याएं हमारे जीवन में कैसी स्थिति को उत्पन्न करने वाली हैं। राजनीतिक परिस्थिति का जो स्वरूप था उसका पूर्ण प्रभाव तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। आपने सबने सुना होगा कि जैसा राजा होता है तो प्रजा तो निश्चित रूप से राजा का अनुकरण ही करेगी। रीतिकाल विलासिता प्रधान युग था, ये निश्चित हो चुका। समग्र समाज में सामंती दोष व्याप्त था। सामंती जीवन पूर्ण रूप से विकृतियों से परिपूर्ण था। बिहारी ने अपने काव्य में बहुत ही प्रचलित दोहा लिखा जिसे आप भी जानते होंगे अच्छे तरीके से। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। जनता में उस समय समाज के लोगों में अंधविश्वास, रूढ़ियों के प्रति अगाध श्रद्धा थी।
ज्योतिष, शकुन, अपशकुन इत्यादि एवं पोंगा पंडितों पर विश्वास करना एक तरीके से स्वभाव बन गया। उस समय की जनता में भी विलास की भावना इस कदर बढ़ गई थी कि भक्ति भावना उन्हें स्पर्श तक नहीं कर रही थी। बाल विवाह एवं बहुविवाह की प्रथाओं का प्रचलन बहुत अधिक था। जनता प्राय अशिक्षित थी, उसमें नागरिकता का पूर्ण अभाव था। श्रमिकों को अत्याचार से पीड़ित कर दिया जाता था तथा जनता में को नृप होऊ हमें का हानि, ये प्रवृत्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो चुकी थी। सामंतों, जागीरदारों, सूबेदारों का जनसाधारण से कोई संबंध न था। वे विलास के उपकरण जुटाने में ही इतने लीन रहते थे कि जनता के साथ साक्षात्कार का समय ही नहीं मिल पाता था। कुल मिलाकर सभ्यता और संस्कृति के विनाश के साथ साथ उस युग में महान आर्थिक संकट भी था। भोग विलास, चारित्रिक पतन सर्वत्र दृष्टिगत होता था और षट ऋतु वर्णन, दरबारों की सजावट के बयान आदि से स्पष्ट होता है कि उस समय के बैठकें दरबार आज के एयर कंडीशंस चैम्बर्स को भी मात करते थे। ऐसे दरबारों में कवियों का कार्य विलासिता उभारना ही रह गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इन दरबारों में एक प्रकार के कविराज रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस, दूसरे प्रकार के कविराज मकर ध्वज यानी कामदेव रस की पिचकारी देते थे। अब साथ साथ मध्यवर्ग की स्थिति भी लगभग ऐसी ही हो रही थी। रईसों का अनुकरण वे भी कर रहे थे। अपनी छोटी सी गृहस्थी को ऐसे ही साधनों से भरना चाह रहे थे। वे राजभवन की सुंदरियों और सभा की वेश्याओं को अपने घरों में भरना चाह रहे थे, घरों में स्थान दे रहे थे। समाज के निम्न वर्ग में अपेक्षाकृत थोड़ी बहुत नैतिकता दिखाई देती थी, बची हुई थी और आर्थिक दृष्टि से उनकी अवस्था बुरी थी। उनकी आस्था सूर, तुलसी आदि की रचनाओं में थी। ये विलास काव्य की अपेक्षा धार्मिक काव्य में ही रुचि रखते थे। बोधा ने डंके की चोट पर कहा, लोक की लाज और सोच प्रलोक बारिये प्रीति के ऊपर दो, गांव को गेह को देह को नातो, स्नेह में हो तो करे पुनि सो। बोधा सुनीति निभा करे घर, ऊपर जाके नहीं सिर को, लोक की भीति डरात जो मीत तो प्रीति पेड़े परे जने को। रीतिकाल की जनता विभिन्न प्रकार के अत्याचारों और संकट सहन कर रही थी तथा अनेक प्रकार की भयंकर समस्याएं उसे चारों तरफ से घेरे हुई थी। अधिकांश लोग
निम्न वर्गीय तथा श्रम करके पेट भरने वाले थे और विलासी उच्च वर्गीय लोगों के शोषण का केंद्र बने थे। लोक जीवन की भावनाओं, आकांक्षाओं एवं विश्वासों के प्रवेश के लिए राज दरबार पर मानो कड़े ताले पड़ चुके थे। ऐसी थी हमारी उस समय की सामाजिक परिस्थिति। अतः कवियों ने अपने काव्य में उस सामाजिक परिस्थिति का भरपूर वर्णन किया काव्य रचनाओं में, और उस समय के उच्च वर्ग को, राजाओं को अपने कटाक्षों से, काव्य कटाक्षों से जागृत करने का, सचेत करने का, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से निर्वहन का रास्ता दिखाया, प्रयास किया। इस प्रकार रीतिकाल की परिस्थितियों के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए धार्मिक परिस्थिति, साहित्यिक और कलात्मक परिवेश के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। आप अच्छे तरीके से समझकर इसे एक बार पढ़िएगा, फिर आगे हम रीतिकाल की और परिस्थितियों पर कल पुनः चर्चा करेंगे।